गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, गत वीडियो में हमारा पार्ट 1 हमने प्रारंभ किया था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के अंतर्गत हमने कल फसल किसे कहते हैं, ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं, और एक पढ़ा था हमने कृषि पद्धतियाँ, और कृषि पद्धतियों में पहली पद्धति का अध्ययन किया था हमने मिट्टी तैयार करना, अर्थात जुताई का अध्ययन वहाँ पर किया था। अब कृषि पद्धतियों में अगली पद्धति जो यहाँ पर आती है नंबर 2 पर, वो आती है बुवाई। बुआई। देखिए बच्चों, किसान बीज बोने से पहले खेतों की जुताई करता है, खेतों को तैयार करता है। खेतों को तैयार करने के पश्चात जब खेतों में बीज बोने का टाइम आता है, बुवाई का जब टाइम आता है, तो उस समय किसान के सामने एक मुख्य प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है बीज को लेकर के, कि वो खेतों में किस प्रकार के बीज को बोए, या उसके सामने बीज के चयन का एक मुख्य प्रश्न आकर के खड़ा हो जाता है। देखिए, प्रत्येक किसान इस चीज को चाहता है कि उसके खेतों में अच्छी पैदावार हो, उसके खेतों में अनाज अधिक से अधिक पैदावार हो, उच्च किस्म का बीज उसके लिए चाहिए। इसलिए क्या करता है इसलिए वो उस बीज का चयन करता है जो अच्छी पैदावार देता हो, जिसकी रोग प्रतिरोधी क्षमता अच्छी हो, जल्दी पकने में सक्षम हो। ऐसे बीज का किसान क्या करता है, चयन करता है। कुछ किसान जो होते हैं बीज को बाजार से लेकर आते हैं, जबकि कुछ किसान जो होते हैं बच्चों, वो अपने घर में रखे हुए पुराने बीज का ही उपयोग करते हैं बोने के लिए। अब जो किसान अपने घर पर रखे बीज को बोने का चयन करते हैं, वो उनको बीज चयन करने में क्या सावधान रखनी चाहिए। देखिए, बीज बोने से पहले उन्हें क्या करना चाहिए कि एक पात्र में पानी लेना चाहिए। मान लिया अपन ने एक पात्र लिया, इस पात्र में पानी भर लिया, पात्र में क्या भर लिया, पानी भर लेते हैं। पानी भरने के पश्चात फिर क्या करते हैं, जिस बीज को हम बोते हैं उस बीज को इस पानी से भरे पात्र में डाल देते हैं। इसमें अपन उस बीज को डाल देते हैं। बीज डाल दिया। हम क्या देखेंगे कि इसमें से कुछ बीज जो होते हैं वो इसके ऊपर तरफ यहां पर तैर आते हैं, ऊपर तरफ। जो बीज उसकी ऊपरी सतह पर तैर कर आते हैं, उन बीजों को हमें हाथ से अलग हटा देना चाहिए, और जो बीज इसके तली में शेष जमे हुए हैं नीचे इस जगह पर, उन बीजों को अलग कर लेना चाहिए। क्योंकि जो बीज सही थे, जिनकी अंकुरण क्षमता सही थी, जो बीज पोले नहीं थे अंदर से, वो बीज कहाँ बैठ जाते हैं, इसकी तली में बैठ जाते हैं। और जो बीज हल्के थे, बाहर ऊपर अंदर से पोले थे, साथ में जिनकी अंकुरण क्षमता सही नहीं थी, वो इसके कहां तैराते हैं, इसके ऊपर तैराते हैं, जिन्हें हटा करके अलग कर देते हैं। इसलिए इन बीजों को नहीं बोना चाहिए, जबकि जो इसकी तली में बीज बैठे हुए हैं उन बीजों को हमें बोने के काम में लेना चाहिए। ये सारे बीज होते हैं, इनकी अंकुरण क्षमता सही होती है, ये आसानी से अंकुरित हो जाते हैं और उगाते हैं। इस प्रकार से किसान बीज का क्या करता है, चयन करता है, बीज में से बीजों को छांटता है कि किन बीजों को उसके लिए बोना चाहिए। तो दूसरा जो मुख्य चरण आता है वो आता है बुवाई का। अब ये बुवाई का जो कार्य किया जाता है, ये बुवाई का कार्य पहले हल के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब विज्ञान के आविष्कार के द्वारा एक नई मशीन का आविष्कार हुआ, जिसे अपन कहते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, बीज बोने की मशीन, सीड ड्रिल। ट्रैक्टर के पीछे आपने बीज बोने की मशीन लगी हुई देखी होगी, जिसे अपन कहते हैं सीड ड्रिल, बीज बोने की मशीन। इसके द्वारा अपन बीजों की बुवाई करते हैं, इसके द्वारा अपन बीजों को बोते हैं। इस द्वारा बीज बो जाते हैं। और पारंपरिक तरीके से प्राचीन काल में, जिस समय सीड ड्रिल का आविष्कार नहीं था, उस समय बैलों के द्वारा ही बीजों को खेतों में बोया जाता था। उसमें क्या होता था कि मैंने आपके लिए कल की वीडियो में एक हल्का चित्र बनाकर बताया था, इस तरीके से हल हुआ करता था, इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि बीज बोने के लिए एक इस तरीके से कीप के नुमा आकार की इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट पाया जाता है यहां पर, जिसको इस स्थान पर लगाया जाता। ये यहां पर हुआ करता था, इस तरीके से हुआ करता था, यहां पर बंधा हुआ रहता था। ये आगे से इसको बैल खींचते रहते थे। ये त्रिकोणी पत्ती फाल लगी होती थी इसमें। जब बीज बोते थे तो एक व्यक्ति पीछे से अपने हाथ से इसमें बीज डालता था, और वो बीज इससे होकर कहां पहुंचता था, जमीन के अंदर पहुंचता था।
तो पारंपरिक तरीके से इस हल के द्वारा खेतों में बीज का बोया जाता था। इसमें समय भी अधिक लगता था, श्रम मेहनत अधिक करनी पड़ती थी इसके अंतर्गत। लेकिन विज्ञान ने इस चीज को भी सुलभ कर दिया, आसान बना दिया, और किसका आविष्कार किया? सीड ड्रिल का आविष्कार किया। किसान बीज बोते समय यह ध्यान रखता है कि खेतों की या उस बीज में पानी कम से कम देना पड़े, कम पानी में पक करके तैयार हो जाए, अल्प अवधि में पक करके तैयार हो, जिससे अधिक से अधिक अपन खेती प्राप्त कर सकें। साथ में ही उस बीज की उच्च प्रतिरोधक क्षमता भी होना आवश्यक है, ताकि उसमें किसी प्रकार कोई रोगों का प्रहार न हो। बुवाई के पश्चात नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसमें खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक देना, देखिए खाद एवं उर्वरक देना। देखिए खेतों पर ने बीज बो देते हैं, बीज बोने के पश्चात खेत में बीज उग करके तैयार हो जाता है, और बीज के उग करके तैयार होने के पश्चात अपन खेतों में जब पानी देते हैं तो पानी के साथ साथ हम खेतों में खाद और उर्वरक का भी उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर अपन बात करते हैं खाद एवं उर्वरक कहते किसे हैं। खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं? तो देखिए मिट्टी में परिभाषा होती है इसकी कि मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद एवं उर्वरक कहते हैं। दोबारा सुने, मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। देखिए दो चीजें हैं यहां पर, खाद और एक है उर्वरक। दोनों भिन्न भिन्न शब्द हैं। खाद जो होती हैं ये जैविक होती हैं, अर्थात इनका निर्माण पशुओं के मलमूत्र अर्थात गोबर, पशुओं के मलमूत्र, कृषि अवशेष, कृषि करने के पश्चात जो अवशेष शेष बचते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां, फलों एवं सब्जियों के छिलके, आदि से बनाया जाता है या आदि के अपघटन से बनता है। आदि के अपघटन से बनता है। देखिए जैविक जो खाद होती है ये जैविक खाद पशुओं के मलमूत्र, कृषि अवशेष, पेड़ पौधों की पत्तियां, फलों एवं सब्जियों के छिलके आदि के अपघटन से प्राप्त होता है। इसलिए परिभाषा क्या देते हैं कि ऐसी खाद पशुओं के मलमूत्र, कृषि अवशेष, पेड़ पौधों की पत्तियां, फलों एवं सब्जियों के छिलके आदि के अपघटन से प्राप्त खाद को जैविक खाद कहा जाता है। दोबारा सुन लें, पशुओं के मलमूत्र, कृषि अवशेष,
फलों एवं सब्जियों के छिलके, पेड़ पौधों की पत्तियां आदि के अपघटन से प्राप्त खाद को जैविक खाद कहा जाता है। बात आती है जैविक खाद के क्या लाभ होते हैं। तो देखिए जैविक खाद के निम्न लाभ होते हैं। नंबर 1, इससे भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। भूमि की जल धारण क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। जल धारण क्षमता बढ़ती है, अर्थात जल को भूमि आसानी से सोख जाती है। जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 2, इससे भूमि सरंध्र व भुरभुरी हो जाती है। भूमि टाइट नहीं रहती है। थर्ड, भूमि में मित्र जीवाणुओं की संख्या में मित्र जीवाणु जो हमारी फसल के लिए लाभदायक होते हैं, मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। भूमि में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और इससे भूमि की उपजाऊपन शक्ति भी बढ़ती है। किससे? जैविक खाद से। दोबारा सुन लें, पशुओं के मलमूत्र, कृषि अवशेष, पेड़ पौधों की पत्तियां, फलों एवं सब्जियों के छिलके आदि के अपघटन से प्राप्त खाद को जैविक खाद कहा जाता है। जैविक खाद के कुछ लाभ होते हैं, जैसे कि भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, भूमि सरंध्र और भुरभुरी हो जाती है, भूमि में मित्र जीवाणु जैसे केंचुए की संख्या में वृद्धि होती है और भूमि की उपजाऊपन शक्ति भी बढ़ती है। ये बात की थी अपन जैविक खाद की। देखिए ये तो अपनी बात हो गई जैविक खाद। अपने जो घरों पर जो अपन खाद बनाते हैं वो जैविक खाद होती है, जैसे अपन गोबर की खाद भी कहते हैं। लेकिन जैविक खाद के अलावा एक विकल्प हमारे सामने और आता है और वो होते हैं उर्वरक, फर्टिलाइजर्स। देखिए कुछ विशेष प्रकार के जो उर्वरक जो होते हैं, खाद जो होते हैं, उनको अपन बाजार से खरीद करके लाते हैं। बाजार से खरीदते हैं उर्वरकों को, फर्टिलाइजर, और बाजार से जो उर्वरक अपन खरीद करके लाते हैं ये उर्वरक अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं। अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं उर्वरक। जब इन उर्वरकों का उपयोग हम खेतों में करते हैं तो खेतों में करने पर इनसे खेतों में रसायनों की मात्रा बढ़ जाती है। जब खेतों में रसायनों की मात्रा बढ़ने लगती है तो खेतों की भूमि बंजर होना प्रारंभ हो जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब खेत जो होते हैं ना वो पानी को सही तरीके से सोख पाते हैं, ना खेतों की पैदावार इस तरीके से हो पाती है। इसलिए हमें खेतों में उर्वरकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये जो उर्वरक जो होते हैं इनमें एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इनकी अधिकता पाई जाती है। खाद में ये पोषक तत्व थोड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि रसायन उर्वरकों में इनकी मात्रा, पोषक तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन इनका अधिक उपयोग भूमि को बंजर बना देता है। कुछ विभिन्न प्रकार के उर्वरक हैं जैसे कि एनपीके, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया, पोटास, ये सभी उर्वरकों के अंतर्गत आते हैं जिनका उपयोग हम खेतों के अंतर्गत करते हैं। लेकिन इनका भूमि पर दूरगामी परिणाम भयानक होता है। इनसे भूमि की जल धारण क्षमता घट जाती है, भूमि में पैदावार सही तरीके से नहीं होती है। बात आती है इनमें अंतर क्या है, खाद और उर्वरकों में अंतर क्या है। तो देखिए खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। खाद और उर्वरक, देखिए खाद जो होती है इसका निर्माण खेतों पर या घर पर किया जाता है। खेतों पर या घर पर करते हैं, जबकि उर्वरक का निर्माण कल कारखानों या फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरकों का निर्माण कहां करते हैं?
फैक्ट्रियों में करते हैं। खाद जैविक अपशिष्ट पदार्थों से बनाई जाती है। अब जैविक अपशिष्ट पदार्थ हम आते हैं, जिसमें मैंने अभी बताया था पेड़ पौधों की पत्तियां, कृषि अपशिष्ट, पशुओं के मलमूत्र तथा गोबर आदि से बनाई जाती है कौन? खाद। जबकि उर्वरक का निर्माण अनेक प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ अर्थात रसायनों से तैयार किए जाते हैं। तीसरी बात करें खाद की, तो खाद में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। मिट्टी के मृत सड़े गले अंश को ह्यूमस कहा जाता है। मिट्टी में जो मृत जैविक सड़े गले अंश जो होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। और खाद की ह्यूमस में मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि ह्यूमस में की मात्रा उर्वरकों में कम पाई जाती है। उर्वरकों में इसकी मात्रा कैसी होती है? कम होती है। चौथा बात करें, खाद में पोषक तत्व कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, जबकि उर्वरकों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। खादों में पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उर्वरकों में इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए उर्वरक खेतों पर तुरंत प्रभावी होते हैं, तुरंत रिजल्ट देते हैं। जैविक खाद उदाहरणों की बात करें, जैसे कि हरी खाद, कंपोस्ट खाद, और एक आती है वर्मी कंपोस्ट खाद। वर्मी कंपोस्ट खाद जिसे अपन केंचुए खाद भी कहते हैं। और उर्वरकों के मैंने आपको उदाहरण भी बताए थे, सुपर फॉस्फेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, एनपीके है, डीएपी है, यूरिया है, ये सभी किस्म आते हैं उर्वरकों की श्रेणी में आते हैं। तो ये थे आपके खाद और उर्वरक। अगला पॉइंट आता है इसमें सिंचाई। देखिए सिंचाई, देखिए सिंचाई मीन्स होता है खेतों में पानी देना। अपन खाद डाल दिया, अपन ने खाद डालकर अपन खेतों में क्या देते हैं? पानी दे देते हैं। तो खेतों में या फसल में एक निश्चित अंतराल के पश्चात पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। फसल में एक निश्चित अंतराल के पश्चात पानी देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई जो होती है क्यों की जाती है? क्या कारण है? सिंचाई करने का अहम कारण यह होता है कि इससे पेड़ों को जल की आपूर्ति होती है। पेड़ों को जल की आपूर्ति होती है, जिससे पेड़ अच्छी तरीके से क्या कर पाते हैं? अपनी वृद्धि कर पाते हैं, विकास कर पाते हैं सिंचाई के द्वारा। सिंचाई न करने की स्थिति में पौधे सूख करके नष्ट हो जाते हैं। सिंचाई करने के कुछ पारंपरिक साधन हैं, कुछ आधुनिक साधन हैं। सिंचाई करने के पारंपरिक साधन जो हैं, पारंपरिक साधनों में आते हैं जैसे कि कुआं, बावड़ी, नदी, नहर आदि पुराने साधन जो चले हुए आ रहे थे। लेकिन बात करें आधुनिक साधनों की, तो आधुनिक साधनों में आते हैं विद्युत पंप। विद्युत पंप के द्वारा सिंचाई की जाती है। नलकूप हैं, विद्युत मोटर के द्वारा सिंचाई करते हैं पानी निकाल करके। ये आधुनिक साधनों के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन काल में या पहले बैल हुआ करते थे।
और उन बैलों के माध्यम से कुओं से जल खींचा जाता था चड़स के द्वारा, और कुएं से जल खींच करके खेतों की सिंचाई करते थे। लेकिन बैलों के द्वारा पानी खींचकर सिंचाई करने की जो प्रक्रिया थी वो पारंपरिक विधियों में आती थी, क्योंकि सिंचाई की दो विधियां होती हैं, एक है पारंपरिक विधि और एक है आधुनिक विधि। एक है पारंपरिक विधि और नंबर 2 है आधुनिक विधि। पारंपरिक विधियां 4 थी, 4 विधियां हैं पारंपरिक। नाम पूछ लेता है पेपर में कई बार। रहट, चड़स, ढेकली और मोट। रहट, चड़स, ढेकली, मोट, ये 4 विधियां हैं जो पारंपरिक विधि हैं, पुरानी विधि हैं, प्राचीन विधि हैं। जबकि आधुनिक विधियां 2 हैं सिंचाई की। एक तो है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम, और दूसरा है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र ध्यान रखें, पारंपरिक विधियां 4 हैं, रहट, चड़स, ढेकली, मोट, और आधुनिक विधि 2 हैं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। आपके सिलेबस में 2 विधियों का वर्णन दिया हुआ है। एक दिया गया है आधुनिक विधियों का, जिसमें छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र दिए गए हैं। पारंपरिक विधियों का वर्णन नहीं किया गया है। अपन यहां पर अध्ययन करते हैं सबसे पहले छिड़काव तंत्र विधि का। छिड़काव तंत्र देखिए, छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग असमतल भूमि पर सिंचाई के लिए किया जाता है। जहां पर भूमि असमतल होती है वहां पर इस विधि का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। असमतल भूमि पर सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। छिड़काव तंत्र विधि में खेत जो होता है, मान लिया अपने पास ये खेत है, फील्ड है, इसमें एक मुख्य पाइपलाइन लगाई जाती है इस तरीके से। ये जो मुख्य पाइपलाइन होती है, इस मुख्य पाइपलाइन से अनेक छोटी नलियां खेतों में इस तरीके से बिछाई जाती हैं। इस तरीके से छोटी नलियां बिछाते हैं। इन छोटी नलियों पर घूमने वाले नोजल लगाए जाते हैं इस तरीके से। इन छोटी नलियों पर घूमने वाले नोजल लगाए जाते हैं इस तरीके से। जब खेतों में सिंचाई करनी होती है तो इस मुख्य पाइपलाइन में पानी छोड़ा जाता है बोरिंग से। पानी इस मुख्य पाइपलाइन से होते हुए इन छोटी नलियों में पहुंचता है और इन छोटी नलियों से पानी घूमने वाले नोजलों पर जाकर पड़ता है। ये घूमने वाले नोजलों से पानी नीचे जमीन पर इस तरीके से आकर के गिरता है मानो कि बरसात हो रही हो। पानी आकर के नीचे छिड़कता है और इसलिए इस विधि को छिड़काव तंत्र विधि कहा जाता है। इससे पानी की बचत होती है। कम अवधि में, कम समय में अधिक खेत की सिंचाई आसानी से हो जाती है। पानी की बचत होती है, इससे समय की बचत होती है, जल का संरक्षण होता है इस विधि के द्वारा। एक विधि आती है दूसरी ड्रिप तंत्र विधि। ड्रिप तंत्र विधि। ड्रिप तंत्र विधि जो होती है इसका उपयोग बाग बगीचों में करते हैं। बाग बगीचों में किया जाता है। फल फूल वाले जो वृक्ष होते हैं उनकी सिंचाई करने में इसका उपयोग करते हैं। फूलदानों में इसका उपयोग किया जाता है। इस विधि में
पेड़ों की जड़ों में इस तरीके से पतली नली को बिछा दिया जाता है। इसमें छिद्र हुए होते हैं जगह जगह पर। इन छिद्रों से पानी पेड़ों की जड़ों में बूंद बूंद करके टपकता रहता है। इसलिए इस विधि को बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली कहा जाता है। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली भी कहा जाता है। इससे भी पानी की बचत होती है, जल का संरक्षण होता है। तो आज हमने पढ़ी थी बुवाई करना, खाद एवं उर्वरक देना और सिंचाई। 3 पॉइंटों का अध्ययन किया है। यहां से आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।